अर्थात जब आप एक फ्लो चार्ट बना लेते हो किसी आंसर का, फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम या फ्रेमिंग या उसका स्ट्रक्चर कि ये वाला पार्ट पहले, ये वाला पार्ट बाद में, ये वाला पार्ट बाद में, ये वाला पार्ट बाद में, ये सारी चीजों को आप पहले अरेंज कर लो, आपका इस तरह से आंसर बन रहा है। अब आपने बड़ा आंसर बना लिया, बहुत सारा शब्दों में बना लिया, फिर आप एक एक के ऊपर वर्क करके उनको छोटा करते जाओ और वो 7 नंबर में बैठ जाता है। अगर इनकेस आप नहीं कर पाए हो, आपको सिर्फ वो मालूम है, तो ये याद रखो, आपका सेंटेंस जब तक नहीं बनेगा, फ्लो जब तक नहीं बनेगा, जब तक आपका पैराग्राफ नहीं बनेगा, जब तक आपकी बॉडी नहीं बनेगी, तो रिड्यूसिंग ऑर्डर में 2 मार्कर नहीं बनेगा, वो हैफाजार्ड हो जाएगा। इसलिए फ्लो होना बहुत जरूरी। अब अगर आपने पूरा बना दिया इलेक्शन ऑफ राष्ट्रपति, वापस एग्जांपल, अब आप काम मैंने आपको दे दिया क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, 2 मार्क। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि क्वालिफिकेशन 3 है, पहला है 35 साल, दूसरा है सिटीजन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के लिए, और लोकसभा के अंदर, लोकसभा में इलेक्ट होने लायक सारी अहर्ता रखते हैं, बस क्वालिफिकेशन में। कंडीशन ऑफ ऑफिस नहीं बोला, आ गया। इसके पहले क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, आई बात समझ में? आपको ये लिखना पड़ेगा, टू बी इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर्सन शुड बी क्वालिफाइड बाय, बस बस बस। तो कभी आंसर की स्टार्टिंग पहले वाले टर्म से होगी जो आपने फ्रेमिंग करा है, कभी वो बाद में जाके बोलेगी। अब मैं आपसे बोल दूं मैनर ऑफ इलेक्शन, चलो अब मैंने एक एग्जांपल दे दिया ना, आपको सिखा दिया लेआउट बनाना, 7 नंबर पहले लिखा है, तो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब आप मुझे जरा 2 मार्क में लिख के बता दो, फिर से बोलना। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट, आर्टिकल 55। The candidate who gets 50% plus 1 vote gets 50% plus 1 votes declared. फिर से बताओ। The president is elected through proportional representation, comma single transferable vote and secret ballot. Article 55. First one. The candidate who gets 50% plus 1 votes declared. ओके, एक की गायब है, डायरेक्ट होल। तुमने क्या लिखा? मैनर ऑफ इलेक्शन। क्यों? अरे आर्टिकल ये लिख देता, आर्टिकल 55 सेज अबाउट मैनर ऑफ इलेक्शन, और उसके कीवर्ड फंसा देता। आर्टिकल 54 स्टार्टिंग पढ़ो। The elected members of both houses of parliament and the elected members of the assembly of the states. अगला आर्टिकल, The manner of election of president. इसमें आप ये लिखोगे फ्रॉम अ इलेक्टोरल कॉलेज। कहां से चुन रहे हो? फ्रॉम एन इलेक्टोरल कॉलेज, ब्रैकेट में डाल देना आर्टिकल 54। ठीक है, पहली लाइन पढ़ो इसकी, बचपन की। As far as practicable. ये आगे There shall be uniformity in the scale of representation. ये चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। Of the different states. हाँ, ये कहां बनेगा, कैसे बनेगा आपका आंसर, क्यों बनेगा? देखिए मैंने आपको पहले क्या कराया, पहले मैंने आपको बोला एक बॉडी बनाई, ये आपकी बॉडी बन गई। इस बॉडी के अंदर अगर मैं ये प्रैक्टिकेबिलिटी मेरे पहले वाले आंसर में डालता तो आंसर और लंबा हो जाता, आप डाल सकते हो उसको, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर खासतौर पे वो चीज आना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई है। सो शब्द क्या इस्तेमाल किया? प्रैक्टिकेबल। दूसरा शब्द दिया There shall be uniformity. यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और फिर उसके अंदर आप बता सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एमएलए वोट, आफ्टर कैलकुलेटिंग एमएलए's वोट्स, एडिंग देम ऑल टुगेदर, डिवाइडिंग देम, बिल्कुल प्रोसेस या मैनर वो दैट गोज अराउंड विद इट, है ना? तो प्रोसेस बोला है तो प्रोसेस की एक स्टार्ट होगी, एक एंड होगा। मैनर ऑफ इलेक्शन किस तरीके से कराओगे, तो तरीका क्या है? सबसे पहले आप हर एक एमएलए का वोट निकालोगे, हर एक एमपी का वोट। तो जब ये आपने बोला, ये वाली लाइन लिखी, उसके बाद लिखेंगे आप आफ्टर कैलकुलेटिंग वोट्स फॉर ईच एमएलए एंड एमपी, देन फिर वो होगा देन इलेक्शन बाय। सब पढ़ा है आपने। देखिए बात यही होती है, मैंने गलत तो नहीं पढ़ाया आपको, मैंने बुरा तो नहीं पढ़ाया आपने, 19 20 पढ़ाया होगा, हो सकता है 21 पढ़ा दिया नहीं,
लेट्स बी अ लिटिल बिट हम्बल आल्सो यार। तो जब मैं वहां पर हूं तो आपने जो समझा, आपने जो सीखा, आप वो लिखोगे। इसमें आपने एक्सेस मेहनत नहीं की, आपने एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करी, जिसकी वजह से आपके आंसर दूसरों के पढ़ने वालों के सिमिलर ग्रुप के साथ काम आएगा। इक्विटी चलती है, इक्वालिटी नहीं चलती, लेकिन यू आर इक्वल अमंग इक्वल्स। तो उस इक्वल अमंग इक्वल्स में प्रिपरेशन में आपको एक पॉइंट पर, एक गिवन इंस्टेंस पर, एक क्वेश्चन पे वर्क करके अगली स्टेज वाले इक्वल्स में एंटर होना है। इस आंसर के अंदर आई एम इक्वल अमंग दीज, बस। तो जितने क्वेश्चंस आप बेस लेवल से, जो लेट्स से कि लक्ष्मीकांत जी की किताब से आपका बेस लेवल अगर ये है, तो कितने सारे लोगों का है ये लेवल। अब इस लेवल से अगला स्टेप हमने यहां ले लिया, तो वो क्या हर जगह हो पाएगा? तो जो सिलेक्ट आप करते जाओगे, इसलिए मैंने बोला सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इज फार मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके अंदर जहां जो स्टार्टिंग वाला सेशन था मेरा कि जितनी जल्दी आप ज्यादा कर सकोगे उतना जल्दी आप आंसर्स को अपना ऊपर उठा सकोगे। जितने आंसर आपके ऊपर उठ जाएंगे उतने एक्स्ट्रा मार्क्स आपके पास होंगे। रिमेंबर, 25 से 50 एक्स्ट्रा मार्क्स आपको पोस्ट दे सकते हैं, सिंपल एज दैट। 50 से 75 नंबर आपको थोड़ी ढंग की पोस्ट दे सकते हैं। 100 नंबर से 125 नंबर आपको टॉपर्स की श्रेणी में लाके दे सकते हैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। हु इज एवरेज स्टूडेंट? जो 700 के ब्रैकेट में, 700 से थोड़ा ऊपर है, 700 से नीचे है, पोस्ट नहीं मिल रही, हम उनकी बात करें। ऐसा भी नहीं होता कि 600 वालों को नहीं मिलती, 600 वालों को भी मिल जाती है, बशर्ते कैटेगरी हो, इंटरव्यू नंबर। तो हम यहाँ इंटरव्यू के अंदर एक ब्रैकेट लेके चलते हैं 80 से 120। 80 बहुत खराब गया तो भी राउंड इसके आसपास आ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा खराब कर दोगे तो क्या कर रहा तू यहाँ बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर दोगे, उठा के वो आपको 40 50 60 नंबर देके जीरो नहीं देते वो लोग। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी को 0 नंबर दिया हो। नंबर कम जरूर देते हैं। फिर हायर साइड के अंदर तो फिर आपके पास तो 175 तक जाने की लिमिट है। लेट्स बी रीजनेबल कि नॉर्मल सिचुएशन में बिना मेरे पास आए या बिना आपने पर्सनालिटी डेवलप किए हुए, बिना आंसर्स पे वर्क किए हुए आप इंटरव्यू देने चले गए तो भी आपको उस रेंज में नंबर मिलते हैं। आप हम्बल हैं, आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाते हैं। तो उसको कंडीशन करके देखिए ना, तो आप पोस्ट ले जाते हो। तो पोस्ट लेने का तरीका है एट अ टाइम, एक टाइम पर एक क्वेश्चन पे अलग अलग तरीकों से सीखना। सो आई थिंक तुमने तो नहीं करके 15-20 लोगों की कॉपियां देखी होंगी, तो ये वाला वर्किंग किसी का नहीं है क्या जो मैंने अभी सिखाया? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, मैंने तो काफी देखी कॉपियां, एक का भी नहीं है। नहीं दिखता तो इसका कारण है वो इतना नहीं कर पाता ना सर, वो एक टॉपिक पे जाके इतनी मेहनत करना नहीं, तभी तो टॉपिक उठता है। हम पूरे टॉपिक नहीं करते, हम पूरे टॉपिक पढ़ लोगे। आपने ये एक बार करा ना, गवर्नर बना लिया ना आपने, अब मैं अगर बोलूं लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर और यूटी बनाओ, उस पर बन जाएगा, बन जाएगा। क्या तुम सरपंच बना सकते हो? अब मैं अगर बोलूं आपसे इसी पैटर्न के ऊपर प्राइम मिनिस्टर, बन जाएगा। तो इधर आएगा राष्ट्रपति, नीचे आएगा प्रेसिडेंट है, और उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, शाबाश। और अलायंस, वहां से सिलेक्टेड बंदा हु हैज बीन, हाँ नहीं, वो उसके पास पूरा एक लेटर होता है कि वी हैव फाइनलाइज्ड दिस नेम एज टू बी आवर न्यू पीएम, और इनके पास लोकसभा में इतनी मेजॉरिटी है, दैट मींस ही हैज टू रिप्रेजेंट दी लोकसभा की मेजॉरिटी। तो आपको नीचे लोकसभा भी लिखना है। कितना आसान। फिर आर्टिकल नंबर से आर्टिकल 74 आएगा, कितना आसान है। मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया, 3 चीजें सिखाई। तो आपको ये सोचना है कहां पे। अब चलो यहां से बाहर में निकल जाता हूं। मैं अब आपसे बोलता हूं इलेक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी। अब नया वाला एक्ट, लेकिन उसको कर दिया गया मालूम है तो कंट्रोवर्सी पे भी आ सकता है ना। तो आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर एवरीवन? तो डेटा कौन कौन सा चाहिए अब तुमको, मुझे ही बताओ। इसके अंदर कितना फैक्टर्स है? तुम्हें क्वालिफिकेशन भी चाहिए, टर्म भी चाहिए, अगर इलेक्शन है तो मैनर ऑफ इलेक्शन भी चाहिए। कहीं नहीं दिया मैनर ऑफ इलेक्शन। राष्ट्रपति के अलावा मैनर ऑफ इलेक्शन एस्पेक्ट से अलग से नहीं दिया है। फिर उसकी अगर इलेक्शन है तो उसकी मेजोरिटी कौन सी है? अगर मैं आपसे बोल दूं सीएजी, तो सीएजी इज नॉट इलेक्टेड, इज, अब उसको कैसे लिखोगे? तो अब आपके पास जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशन हो गए जहां पे अपॉइंटमेंट वाला काम आ रहा है, तो अब आप इसकी फ्रेमिंग कर सकते हो। अगर वो फ्लो बनेगा तो आपको कितने सारी बॉडीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा?
आपको आएगा इलेक्शन कमीशन, CAG, UPSC, MPPSC, नीति आयोग, डेप्यूटी चेयर ऑफ नीति आयोग, नॉट चेयर आएगा, चेयर इज प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का। फिर आपको यहाँ पर आएगा अकाउंटेबिलिटी एंड राइट्स है ना, कंपटीशन कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन, CBC, HRC, इंफॉर्मेशन कमीशन, कंज्यूमर फोरम, चिल्ड्रंस कमीशन, वुमेन्स कमीशन। अलग अलग तैयार करोगे। मेथड क्या है? मेथड क्या है? फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। जब ये जुड़ा था हमारे यहाँ यूनिट 10 आया था प्री में, सो 19 का एग्जाम खत्म हुआ था हमारा, और उसी टाइम मेरे 3-4 स्टूडेंट्स को मुझे पता था कि इनकी नहीं निकल रही। एक लड़की तो 24 सवाल गलत करके आई थी आते हुए। खैर उसने बाद में 2 मेंस भी लिखी मेरे पास, अभी गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल स्कूल में है, बड़वा पोस्टेड है। सो उस टाइम पे मैंने लोगों को एक चार्ट बनवाया था, सो रिमाइंड मी, आई विल गिव यू दैट चार्ट। क्योंकि कल का रिमाइंडिंग भी जो बोला था वो भी नहीं आया मेरे पास, कल क्या मालूम क्या बोला था अभी, या तो मुझे रिमाइंड करा दिया, मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल दिया, और उसी टाइम डाल दो तो अच्छा रहता है। इसलिए बोलता हूँ बिकॉज आई विल फॉरगेट। यहाँ से जाऊंगा क्योंकि मालकिन आई नहीं है, मालकिन आएंगे 2-2:30 बजे तक, उसके पहले मुझे खाना निकालना, मुझे खाना खाना है, अगर कुछ बोल के गई होगी तो खाना बनाना भी है, सो इट हैपेंस। उसके बाद फिर हिम्मत नहीं होती, फिर 2-3-4 बजे कभी आ गया तो आ गया, अदरवाइज आई डोंट वर्क। सो ये काम है कि कैसे आप आंसर्स को बढ़ाते हो, बनाते हो। तो उसमें गलती हो गई थी बेसिकली। मैं ये समझा कि आप लोगों जैसे सबको सिखाता हूँ तो आप लोग उस लेवल के ऊपर जाके आप आंसर्स या उस कॉलम के अंदर सही डेटा भर दो। मैंने फ्रेमिंग बता दिया कि ऐसे 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 कर लो, जैसे मैं आपको अभी तैयार करा रहा हूँ, आपसे बोलो पहला कॉलम लिखना है, उसमें गलती हो गई। कौन सा आया था वो, क्लॉज वाला एक क्वेश्चन था, MPPSC का क्लॉज था है ना, तो वो क्लॉज 1 और क्लॉज 3, मेरे नोट्स में क्लॉज 1 था। 2 पेज के पूरे नोट्स थे, 70-80%, 90% की गारंटी थी आते थे। वो सारे 2 मार्कर है, बट वो 2 मार्कर का फैक्ट का कलेक्शन है, वो 2 मार्कर की थ्योरी नहीं है। तो थ्योरी पे वर्क किसको करना पड़ता है? वर्क ऐसे होता है। सो कंटेंट आपका, जब आपको ये पता चल जाएगा यार ये वाली चीज मेरी यहाँ काम में आ रही है, तो उन सबका एक लेआउट आप इस सेंटेंस के हिसाब से जब आप लिखना चालू कर दोगे तो आप उन सबको भर दोगे, सिर्फ उसका रिवीजन करना होगा, आपसे सवाल गलत नहीं होगा। क्योंकि हमें थोड़ी मालूम कि वो राष्ट्रपति पूछ रहा है कि गवर्नर पूछ रहा है कि CAG पूछ रहा है कि अटॉर्नी जनरल पूछ रहा है कि एडवोकेट जनरल पूछ रहा है, हमें नहीं मालूम। पूछेगा तो सही। तो आर वी रेडी फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन? तो वो मेथोडोलॉजी। तो अब इसके ऊपर आपका काम क्या होगा? यू हैव टू फाइंड आउट, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड देन क्रिएट अ चार्ट ऑफ देयर ओन आफ्टर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट जो इस सेंटेंस में है। कितना क्वेश्चन आएगा इस पे? इधर तो आना ही आना है। अकाउंटेबिलिटी सेकंड पार्ट यूनिट 4 के अंदर, यूनिट 2 के अंदर, इसमें से तो बनना ही बनना है आपको क्वेश्चन, बस।